Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारी 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बॉडी जो सेल से बनी है वो सेल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ये हमें देखना है इस पूरे चैप्टर में। तो आज का है लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हमें देखना है प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में देखेंगे हम, और थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, एकदम इनिशियल पार्ट, क्योंकि ईकैरियोटिक सेल बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 प्रोकैरियोटिक सेल, चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, 11th बायोलॉजी विथ VM एकेडमी नासिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल देखो, इस पे कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, स्टेट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। वैसे भी हमने लास्ट लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल और ईकैरियोटिक सेल का डिफरेंस ऑलरेडी देख ही लिया है। अभी हमें उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कभी कभी 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो इट शोज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या है पहली कैरेक्टरिस्टिक्स? दे आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। प्रिमिटिव टाइप मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई जिनमें। प्रिमिटिव मतलब इनिशियल स्टेज पे जो होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव कहते हैं। तो ये प्रिमिटिव टाइप है सेल का, इसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और हमने भी देखा कि न्यूक्लियस इसका वेल डेवलप नहीं होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल का होता है। तो इसे क्या कह सकते हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल भी कह सकते हैं। सेकंड इसका कैरेक्टर है, इट हैज़ केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव सेल एनवलप। तो ये जो होते हैं, ये जनरली ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी जो सेल होता है उस पर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है ऊपर से, जो हमारे सेल में नहीं होता ईकैरियोट के। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो जल्दी उनको जल्दी किल करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इनके सेल पे क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव के कॉम्प्लेक्स एनवलप होता है, जिसे केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवलप भी कह सकते हैं, जो इस सेल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब सेल के अंदर का जो सेंट्रल स्पेरिकल पार्ट होगा, सॉलिड पार्ट, उसे न्यूक्लियस, जैसे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है वैसे सेल के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उस न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब सेल के ऊपर तो कवरिंग है लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग नहीं है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है न्यूक्लियस में, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? नॉट हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो इनके पास मेम्ब्रेन से बाउंड होने वाले, अंदर के साइड से मेम्ब्रेन से बाउंड होने वाले सेल ऑर्गेनेल भी नहीं है। सेल ऑर्गेनेल मतलब जो सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले कुछ ऑर्गेनेल है, उनके अलग अलग रोल होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास क्या है? सेल बाउंड नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो भी नहीं होगा, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा? ये ऑर्गेनेल सेल बाउंड नहीं होगा। डिटेल में देखेंगे। जो सेल एनवलप होता है ये 3 लेयर का होता है। ऊपर का जो एनवलप है, जो मैंने बताया कि ऊपर का एनवलप होता है प्रोटेक्टिव, ये 3 लेयर में होता है। ओके, सबसे आउटर लेयर जो होता है उसे कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। जो मिडल लेयर होता है उसे सेल वॉल कहा जाता है, और जो सबसे इनर वाला लेयर होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो एनवलप क्या जो होगा ऊपर के सेल का जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है वो 3 लेयर से बनेगा। आउटर होगा ग्लाइकोकाइलेक्स, मिडल वाला होगा सेल वॉल, और सबसे अंदर वाला होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में क्या होता है? इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सेंटर में, इनके सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पे सेल आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सेल में जो रेड कलर का दिख रहा है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोइड रीजन वही उनका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। बाहर जो दिख रहा है ऐसे लाइन लाइन से सीलिया जैसे, उसे पीली कहा जाता है, रेड कलर का। ओके, अंदर जो रेड ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे हैं उसे राइबोसोम कहा जाता है। येलो कलर के जो होंगे उसको फूड ग्रैन्यूल कहा जाएगा। उसके बाद जो पर्पल कलर का दिखता है उसे साइटोसोल कहा जाएगा। जो ऑरेंज कलर की लेयर है, 3 लेयर को सेपरेट करके दिखाया है देखो ऊपर के 3 लेयर को,
तो जो ऑरेंज कलर की होगी इनर लेयर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उससे थोड़े ऊपर वाली सेल वॉल होगी, और सबसे बाहर वाली कैप्सूल और स्लाइम लेयर भी कहा जाता है उसे। एक ग्रीन कलर का अंदर प्रेजेंट होगा, डीएनए होता है उसमें, वो इनका प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड कहा जाएगा उसे। और इनके पास होता है फ्लैजेला, एक लंबी क्या होती है इनके पास, टेल जैसा पार्ट होता है जिसे क्या कहा जाता है, फ्लैजेला। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। कभी कभी डायग्राम भी ड्रॉ करने को आती है एग्जाम में। तो जो सेल एनवेलप है, सेल एनवेलप ये 3 पार्ट में जो डिवाइड हुआ है, सेल एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और स्लाइम लेयर में, कैप्सूल में। तो इसके बारे में जानते हैं। सेल एनवेलप, इट इज़ केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव सेल एनवेलप हैविंग ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों से बनता है ये, हमने तीनों भी लेयर देख लिए। इन सम बैक्टीरिया जो होगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, ग्लाइकोक्लाइमैक्स ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर मतलब लूज शीट होता है ऊपर का जो कोटिंग होगा कुछ बैक्टीरिया में लूज होता है, उससे स्लाइम लेयर कहा जाता है। द बैक्टीरिया मे हैव थिक एंड टफ कवरिंग कॉल्ड एज कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया में क्या होगा, ऊपर का कवर क्या होता है, टफ होता है, उसे कैप्सूल का। ऊपर का लेयर लूज होगा तो स्लाइम कहोगे, ऊपर का लेयर अगर टफ होगा तो कैप्सूल कहोगे। कुछ बैक्टीरिया लूज दिखाते, कुछ बैक्टीरिया टफ दिखाते। इट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे 2 तरह से क्या है, उसे ऊपर का कवरिंग होता है। एक होगा लूज, उसे कहेंगे स्लाइम लेयर, एक होगा टफ, उसे कहेंगे कैप्सूल। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप का होता है। सेल वॉल देखो इनकी कैसी होगी। बैक्टीरिया आर बेटर ऑब्जर्व व्हेन स्ट्रेंड। जब उनको स्ट्रेंड किया जाता है तब बैक्टीरिया क्या होते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व होते हैं। तो द मोस्ट फॉलोड स्ट्रेन मेथड इज ग्राम स्ट्रेनिंग। जो ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने जो स्ट्रेनिंग की मेथड निकाली थी तो उनका ये नाम दे दिया गया, उसे स्ट्रेनिंग कहा जाता है, ग्राम स्ट्रेनिंग। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, तो 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, पहला होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनमें जो सेल वॉल होंगी ये बनेगी पेप्टिडोग्लाइकेन से। नाम याद रखो, पेप्टिडोग्लाइकेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एमसीक्यू पॉइंट है ये। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, यहाँ पे 2 चाहिए था, 2 लेयर्स, इनर लेयर ऑफ द म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन एंड आउटर लेयर इज लिपोपॉलीसैकेराइड। मतलब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो लेयर होती है सेल वॉल, वो 2 लेयर होती है, डबल लेयर होती है वो। जो अब एक अंदर की जो होगी म्यूरिन नाम के केमिकल से बनेगी या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन से बनेगी, और जो बाहर वाली लेयर होगी वो किससे बनेगी, लिपोपॉलीसैकेराइड से। ओके, इट गिव्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं सेल वॉल, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, मतलब इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, कौन, सेल वॉल, प्रोटेक्ट करते हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन, तो देखो अभी सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है इनका ये भी जान लेते। इट इज़ मोस्ट इनर मोस्ट कवरिंग, इट इज़ द इनर मोस्ट कवरिंग, सबसे अंदर वाला कवरिंग होता है, ऑफ सेल एनवेलप केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये जो सारे नाम आ रहे हैं केमिकल से, लिपिड, प्रोटीन, सैकेराइड्स, ये सारे हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने, बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में विथ स्ट्रक्चर। इट हेल्प इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। तो ये जो होते हैं लिपिड प्रोटीन या अंदर का जो लेयर होता है लिपिड प्रोटीन से जो बनता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये क्या है, इंटरसेलुलर, 2 सेल के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। ओके, ऑल दिस स्ट्रक्चर गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल वॉल। ये सब मिलके सेल वॉल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड हेल्प इन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। अगर एक सेल से दूसरे सेल में कुछ ट्रांसपोर्ट करना होगा, फूड हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाएगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। द सेल मेम्ब्रेन शोज इनफोल्डिंग कॉल्ड एज मेसोजोम्स। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है उनमें क्या होता है, कभी कभी फोल्डिंग होता है, उसे क्या कहोगे, मेसोजोम्स कहा जाता है। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये मेसोजोम क्या करते हैं, सेल वॉल के फॉर्मेशन में। और डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बनने की जो प्रोसेस है, डुप्लीकेशन की प्रोसेस, उस प्रोसेस में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते।
जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन ब्लू ग्रीन अलगी जिनको कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया हम देख चुके हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोर लॉन्गर एक्सटेंशन, उनके पास बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर एक्सटेंशन होते हैं यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के पास। तो ये लॉन्गर एक्सटेंशन होते हैं, इन एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है, क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। इन क्रोमेटोफोर में क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लू ग्रीन अलगी है जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, वो क्या करते हैं, उनमें लॉन्गर एक्सटेंशन होते हैं, उनको कहा जाता है क्रोमेटोफोर। और ये क्रोमेटोफोर क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं उनको कैरी करके रखते हैं। तो क्रोमेटोफोर में क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे, किनके, साइनोबैक्टीरिया के। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, मोटाइल मतलब मूवेबल, उनके पास सिलिया या फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। सिलिया मतलब जो पैरामेशियम के बॉडी के बाहर देखो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा, उसे सिलिया कहा जाता है। और फ्लैजेला मतलब एक लंबी क्या होती है, टेल जैसा पार्ट होता है, उसे फ्लैजेला कहा जाता है। आर फाउंड, दोनों में से कुछ तो होगा तभी वो क्या कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते। बोथ आर ड्रिवन बाय द रोटेटरी मूवमेंट, तो दोनों भी रोटेटरी मूवमेंट की वजह से क्या करते, काम करते। प्रोड्यूस बाय बेसल बॉडी, जो नीचे की बेसल बॉडी होती है उसे मोटर भी कहा जाता है। तो उससे फ्लैजेला या सिलिया से क्या कर सकते हैं, एनिमल्स मतलब बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकते हैं, मोटाइल होते। अदर पार्ट ऑफ फ्लैजेला आर द फिलामेंट एंड हुक, मतलब फ्लैजेला 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे नीचे जो होता है उसे बेसल बॉडी कहा जाता है, उसे मोटर भी कहा जाता है। फिर जो मिडल रीजन होगा उसे फिलामेंट कहा जाएगा, और जो टेल का अपर रीजन होगा मतलब एकदम एंड होगा उसे हुक कहा जाएगा। तो 3 पार्ट में फ्लैजेला क्या होता है, डिवाइड होता है। सम अदर सरफेस प्रोटेक्शन आर द ट्यूबुलर पिलाई, कुछ सरफेस से प्रोटेक्शन मिले उनको, इसलिए उनके बॉडी के बाहर पिलाई, मैंने आप लोगों को अभी दिखाया पिलाई, इसे रेड कलर के क्या है, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते ताकि सरफेस पे वो क्या है, उनका एब्रीवेशन ना हो, उनको वो प्रोटेक्ट करते। विच हेल्प इन इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, ये पिलाई क्या है, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं। इनके पास फिम्ब्रिया भी होती है, फिम्ब्रिया मतलब ये ऐसे कुछ फॉर सिली ईटिंग टू सपोर्ट, तो जो सपोर्ट देते हैं ईटिंग में, या फिर ऐसे बॉडी के बाहर फिम्ब्रिया जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सब में नहीं होता, ये कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। इनके पास राइबोसोम्स भी होते हैं। बैक्टीरियल सेल साइटोप्लाज्म कंटेन डेंस पार्टिकल कॉल्ड एज राइबोसोम, मैंने आप लोगों को दिखाया राइबोसोम कैसे होते हैं, यहाँ पे डॉटेड दिखाया मैंने ब्लैक कलर के अभी आपको डायग्राम में, तो उसे क्या कहेंगे, राइजोसोम्स कहेंगे। उनका हेल्प काम क्या है, और डेंस पार्टिकल है, डेंस मतलब भरे हुए, हॉलो नहीं है पार्टिकल्स, भरे हुए सॉलिड पार्टिकल से उनका काम क्या है, अरे वो हेल्प करते प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस है, हमारे बॉडी को प्रोटीन क्यों चाहिए, प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, तभी हमारे बॉडी का पूरा मैकेनिज्म अच्छे से चलता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये राइबोसोम क्या करते हैं, हेल्प करते। राइबोसोम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर सेडिमेंटेशन, मतलब ये राइबोसोम क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं, और उनका सेटल डाउन होने का रेट होता है, उस रेट को जिन साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था उनका नाम था यहाँ पे तो साइंटिस्ट का नाम था सेडबर्ग, तो इसे सेडबर्ग यूनिट भी कहा जाता है। राइबोसोम का क्या है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन होना मतलब सेटल डाउन होना, एक जगह पे इकट्ठा होना। जब वो सेटल होते एक जगह पे इकट्ठे होते या नीचे बैठ जाते एक जगह पे, उसे उसका एक रेट होता है। जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया था उन साइंटिस्ट का नाम था सेडबर्ग, तो इसे सेडबर्ग यूनिट कहा जाता है, एस से डिनोट करते इसे। तो भाई जो बैक्टीरियल राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, 70 होते हैं, मतलब 50 क्या होंगे उनमें यूनिट होंगे, सब यूनिट, और 30 क्या होंगे, स्मॉलर यूनिट होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रोटीन सिंथेसिस हमें 12th में देखना ही है, लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, हमारा डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ओके, इसे कहा जाता है इस ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहा जाता है। ये कहाँ होता है, हमारे न्यूक्लियस में।
फिर ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल आता है साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम के पास दो टाइप के यूनिट होते हैं, एक लार्ज यूनिट होते हैं और एक छोटे यूनिट होते हैं, स्मॉल यूनिट। और दोनों यूनिट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये राइबोसोम सेटल डाउन होंगे, सेडिमेंट होंगे, और कितने यूनिट लगेंगे बैक्टीरिया के लिए, उसके 70 यूनिट लगेंगे, मतलब 50 लार्ज यूनिट और 30 स्मॉल यूनिट, तभी क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है। ये इन शॉर्ट है। अभी चलो इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल व्हाई बैक्टीरियल न्यूक्लियस इज सेड टू बी प्रिमिटिव। बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को प्रिमिटिव क्यों कहा जाता है? तो देखो, द डीएनए कंटेनिंग सेंट्रल रीजन ऑफ बैक्टीरिया, जिसे न्यूक्लियस कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, न्यूक्लियोइड हैज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेटिंग इट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो इन पे कोई ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है जो क्या करेगा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, इनका साइटोप्लाज्म से क्या करे, सेपरेट। हमारा साइटोप्लाज्म से क्या है, सेपरेट है डीएनए, इनका सेपरेट नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसीलिए इनके जो सेल होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रीमेटिव सेल, मतलब प्री मैच्योर सेल। अभी तक उसका मैच्योरेशन नहीं हुआ है, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आप लोग एक काम करोगे, आपके होमवर्क के नोटबुक में इस डायग्राम को 1 या 2 बार क्या करो, ड्रॉ करके देखो। सारे नाम देखो, फ्लैजेला, फूड ग्रैन्यूल, राइबोसोम ब्लैक कलर के, बाहर के पीला, उसके बाद क्रोमोसोम मतलब डीएनए न्यूक्लियोइड रीजन में होते हैं, कैप्सूल, स्लाइम लेयर कह सकते हो, अलग अलग, कुछ में कैप्सूल अगर टफ हुआ तो कैप्सूल, लूज हुआ तो स्लाइम लेयर, उसके बाद सेल वॉल होती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद साइटोसोल प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड जो होता है उसमें इनका डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अभी तो हमने देख लिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, लेकिन अभी डिटेल में देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। नेम द टेक्निक यूज्ड फॉर डिफ्रेंशिएटिंग सच बैक्टीरियल सेल। तो इसको टेक्निक, कौन सी टेक्निक है जो इनको सेपरेट करेगी। द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया शो प्रेजेंस ऑफ पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इन द सेल वॉल। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है उनको नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होंगे, इनकी सेल वॉल कौन किससे बनती है, म्यूरिन से बनती है, म्यूरिन नाम का केमिकल से इनकी सेल वॉल बनती है, उनको कहा जाएगा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और जो टेक्निक इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाएगा उसे कहा जाता है ग्राम स्ट्रेनिंग। ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने इसे इन्वेंट किया था, उनका ये नाम दिया गया, तो इस टेक्निक को कहा जाता है ग्राम स्ट्रेनिंग। स्ट्रेन मतलब क्या करना, उन बैक्टीरिया को एक जगह पे इकट्ठा करना, स्ट्रिंग मतलब दाग धब्बे जैसा होता है, तो उसे टेस्ट ट्यूब पे या स्लाइड पे लेके उसको एनालाइज करना, तो ग्राम स्ट्रेनिंग कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में कौन से कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिस इज द पूल ऑफ ऑल नेसेसरी मटेरियल, लाइक जो मटेरियल चाहिए ना ग्रोथ के लिए वो सारा सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि वाटर है, एंजाइम है, एलिमेंट्स है, अमाइनो एसिड है, ये सारा क्या होगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। सम इंक्लूजन बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, ऑर्गेनिक, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे स्टार्च के फॉर्म में या ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी क्या होंगे, यहाँ पे कुछ बॉडीज प्रेजेंट होंगे, उनको हम ऑर्गेनिक बॉडीज कहेंगे। कुछ इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट होगा, सल्फर होगा, वो भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट व्हाई डू बेसल बॉडी ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजियल कंसिडर एज स्मॉलेस्ट मोटर इन द वर्ल्ड। जो बैक्टीरियल फ्लैजेला है उसका जो बेस होता है उसकी वजह से बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वर्ल्ड की सबसे छोटी मोटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है, मूवमेंट में हेल्प कर रही है। तो देखो, द बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज द ऑर्गेनेल फॉर द मोटिलिटी मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। तो ये फ्लैजेला जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, लॉन्ग जो होगा टेल जैसा शेप पार्ट, उसे कहा जाता है। तो इसका काम क्या है, मोटिलिटी में, मतलब बैक्टीरिया की एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट के लिए
इसे यूज़ किया जाता है, लोकोमोशन भी कह सकते हो आप लोग। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। द बेसल पार्ट दैट स्पैन द सेल, मतलब जो बेसल पार्ट होगा जो सेल को क्या करता है, पकड़ के रखता है एनवलप के अंदर। इट वर्क एज रोटरी मोटर, तो वो रोटरी मोटर जैसा काम करता है। द हेलिकल फिलामेंट दैट एक्ट एज द प्रोपेलर, जो हेलिकल फिलामेंट होगा, बीच का जो पार्ट होगा वो प्रोपेलर का काम करेगा, मतलब ऐसे हिलेगा तो ये क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट, उसके बॉडी को उतने क्या मिलेंगे, हेलिकल मूवमेंट मिलेंगे। उसके बाद है थर्ड हुक, यूनिवर्सल जॉइंट होता है, कनेक्टेड दिस टू ट्रांसमिट मोटर और टॉर्क को क्या करता है, ये प्रोपेलर को ज्वाइन करने वाला, मोटर टॉर्क और प्रोपेलर को ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है उसे हुक कहा जाता है। द मोटर दैट इज बेसल बॉडी ड्राइव द रोटेशन ऑफ लॉन्ग, तो जो हेलिकल फिलामेंट प्रोपेलर होगा अबाउट 100 हर्ट्ज क्या कर सकता है, लॉन्ग रोटेशन ये क्या सकता है, बॉडी को दे सकता है। तो बॉडी क्या करेगी, लिक्विड एनवायरनमेंट में क्या कर सकती है, स्विम कर सकती है। इसीलिए बेसल बॉडी बैक्टीरियल फ्लैजेला को कंसिडर किया जाता है दुनिया की सबसे छोटी मोटर, स्मॉलेस्ट मोटर इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये मोटर जैसा ही काम कर रही है, स्विम करने में हेल्प कर रही है और 100 हर्ट्ज क्या है, इसका रोटेशन दे रही है बॉडी को, तो इसको छोटी सी मोटर कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जनरली यूनिट टेस्ट को आ जाती है आपको। मटेरियल इन बैक्टीरियम इज सिंगल क्रोमोसोम मेड अप ऑफ सर्कुलर एंड कॉइल्ड, तो क्या होगा, डीएनए, क्रोमोसोम डीएनए से ही बनता है हमेशा। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम रिमेन्स अटैच टू मेसोसोम, को क्या होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम अटैच होता है। द डैश डैश मॉडल ऑफ रिप्लिकेशन इज ऑब्जर्व इन बैक्टीरियल सेल, तो यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, थीटा मॉडल यहाँ पे होता है। डैश डैश प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल आर नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए, तो जो प्लाज्मिड होता है उसे कहा जाता है डीएनए, किसके लिए, बैक्टीरियल सेल के लिए। तो चलो थोड़ा सा ईकैरियोट का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज ईकैरियोटिक सेल, तो ईकैरियोटिक सेल आर द सेल possessing वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस भी वेल डिफाइन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, जो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को क्या करता है, सेपरेट करता है यहाँ पे। दिस इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, राइबोसोम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। ये कौन से सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, ईकैरियोटिक सेल्स, प्रोटिस्ट में हो सकते हैं, किंगडम प्रोटिस्ट के सारे एनिमल्स जो होंगे ऑर्गेनिज्म, प्लांटी में प्रेजेंट हो सकते हैं, एनिमल में प्रेजेंट हो सकते हैं और फंगाई में। सिर्फ मोनेरा में क्या है, ईकैरियोटिक सेल प्रेजेंट नहीं होते, बाकी सारे किंगडम में क्या होंगे, ईकैरियोटिक सेल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और जो प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। दीज हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड द फिजियोलॉजी, ये जो होंगे सबका क्या होगा, डिफरेंट शेप होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जाओगे तो अलग अलग शेप होगा, अलग अलग साइज होगी, अलग अलग फिजियोलॉजी होगी इनकी। ऑल द सेल आर कंपोज ऑफ प्लाज्मा, जितने भी सारे सेल है सारे किस किस से बनते हैं, देखो प्लाज्मा से बनते। ईकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसके बाद राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ट्रू न्यूक्लियस, ये सारा क्या होता है, ईकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, गिव द कंपोनेंट्स ऑफ ईकैरियोटिक सेल, इतने सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है ईकैरियोटिक सेल में और हर एक का अपना खुद का फंक्शन है, हर एक का कुछ ना कुछ काम है, मतलब जैसे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे हर एक को कुछ ना कुछ वर्क दिया है। ये सबको हमें 1 बाय 1 डिटेल में देखना है आगे के लेक्चर में 1 बाय 1। तो सबसे पहला कंपोनेंट है ईकैरियोटिक सेल का सेल वॉल, तो सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म, जो हमारे सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ER से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत जगह पे ER ही लिखा होता है तो शॉर्ट फॉर्म है इसका।
उसके बाद होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, उसके बाद आता है लाइजोसोम्स, ये सबको हमें डिटेल में देखना है। उसके बाद आते हैं वैक्यूल्स, हमारे सेल के अंदर वैकेंट ऐसे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है ग्लाइऑक्सीजोम्स। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है या माइटोकॉन्ड्रियॉन्स कह सकते हैं, सिंगुलर हुआ तो। कहीं पे ज़्यादा प्रेजेंट होते कहीं पे कम, अगर सिंगल होगा तो माइटोकॉन्ड्रियन और अगर ज़्यादा होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स होंगे उसके बाद। प्लास्टिड जनरली एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कंटेन करते हैं, तो प्लांट में होते हैं ये। राइबोसोम्स होंगे। उसके बाद न्यूक्लियस होगा। उसके बाद होगा साइटोस्केलेटन। तो इन सबको हमें क्या करना है, वन बाय वन डिटेल देखना है, इनके कैरेक्टर्स, डायग्राम, फंक्शंस, इनका क्या क्या रोल है, किसने इन्वेंट किया था, कैसे आए थे, सब डिटेल में देखना है। इसी हमारे पूरे चैप्टर में यही हमें देखना है इससे आगे। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। हमने प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में जान लिया। उसके बाद ईकैरियोटिक सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। नेक्स्ट जो बनेगा वीडियो, उसमें हम 2 या 3 क्या करेंगे, इन ईकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट को डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जितने जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम है उनको ड्रॉ करके देखिए, 1 बार 2 बार, जितने बार ड्रॉ करोगे आपके उतने अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।